Hello students. Today we are going to study class 12th from the subject bio. First lesson reproduction in organism. आज हम लोग क्लास 12th का फर्स्ट लेसन रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिज्म ये पढ़ेंगे। अब सबसे पहले देखिए व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन दो शब्दों से मिलकर बना है, री एंड प्रोडक्शन, उत्पादन पुनः उत्पादन। आप देखते हो फैक्ट्री में बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, सेम चीज़ बनती रहती है, वो प्रोडक्शन है, उत्पादन है। लेकिन एक ही तरह की चीज़ जो ऑर्गेनिज्म में, जीव जंतुओं में पीढ़ी दर पीढ़ी बनती रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी उनका उत्पादन होता रहे, उसको हम लोग एक टर्म रखे हैं रिप्रोडक्शन, ये कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन मतलब होता है कि एक ही तरह के, सेम तरह के, उसी करेक्टर के, उसी मॉर्फोलॉजी के जीवों की उत्पत्ति, बार बार उनकी उत्पत्ति। अब ये जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैव वैज्ञानिक पद्धति है। रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म की जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, उनकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। आमतौर से आप लोग देखते हैं आम के पेड़ से आम के ही पौधे मिलते हैं। गन्ने के खेत में जाओ, उसको बो दो, गन्ना उत्पन्न होता है, आलू से आलू होता है, गेहूं से गेहूं होता है, सेम चीज़ प्रोड्यूस होती है। इसी को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन के कई सारे तरीके हैं, दो तरीके मेन हैं रिप्रोडक्शन के, दो मेन तरीके। एक को कहते हैं एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग एक एक को लेकर चलेंगे। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आमतौर से सिंपलेस्ट जीवों में होता है, और इन ऑर्गेनिज्म में जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनके लिए एक ही ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है। एक ही ऑर्गेनिज्म से, एक ही जीव से नए नए जीवों की उत्पत्ति होती है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। मैं जब सेक्सुअल का पढ़ाऊँगा तो उसमें पेरेंट्स, दो डिफरेंट टाइप के पेरेंट्स, मेल फीमेल, वो चाहिए। यहाँ कहने का मतलब है कि एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी से नए नए जीवों की उत्पत्ति होती है, फ्रॉम सिंगल ऑर्गेनिज्म। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑफ स्प्रिंग, संतान, बच्चे जो भी बनेंगे, जो अगली प्रोजनी आएगी, वो मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली बिल्कुल ही सेम रहेगी, आइडेंटिकल रहेगी। उनके पेरेंट्स में जो लक्षण हैं, वो सारे लक्षण, उनकी शारीरिक बनावट, जिसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं, उनकी जेनेटिक बनावट, हेरिडिटी, वो पूरा जैसे पेरेंट्स में वैसे उनके बच्चों में वो सेम होती है। आप लोग क्लोन के बारे में पढ़े होंगे, जैसे डॉली भेड़ थी, उसका क्लोन बनाया गया था, वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह थी, सेम। तो ऐसी चीज़ें ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई सारे तरीके हैं, मैं एक एक तरीकों को लिखता हूँ, को समझाता जाता हूँ। नंबर 1, बडिंग, BUDDING। बडिंग क्या है? प्लांट बॉडी में या एनिमल बॉडी में कहीं भी एक जगह पर छोटी छोटी बड्स निकल जाती हैं। वो बड्स बॉडी से टूट के, ऑर्गेनिज्म की बॉडी से टूट के अलग हो जाती हैं, फिर वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बन जाती हैं, जैसे ईस्ट में होता है। और जैसे हाइड्रा में भी बड्स बनती हैं। ईस्ट का मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग देखते होंगे जब दूध से छेना बनाया जाता है, फिर उसमें एक पानी डाल जाता है, कहते हैं इसमें पानी में ईस्ट है। वो ईस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बडिंग से, बहुत तेज़ी से उनमें
रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल। खास तौर से ऐसे ईस्ट का आकार होता है, इसमें यहाँ पर ऐसे ऐसे बर्ड्स बन जाते हैं, कई सारी बर्ड्स बन सकती हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारी बर्ड्स बन सकती हैं, और बाद में ये मेन बॉडी से अलग होके सब इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना लेती हैं। तो ये तो पहला हो गया बडिंग का। आप यहाँ एग्जाम्पल दे सकते हो ईस्ट में। और एक दूसरी चीज़ और है, वो है हाइड्रा में भी बडिंग होती है, ईस्ट एंड हाइड्रा। अब अगला वाला देख लो आप लोग, बडिंग का तो मैंने बता दिया। अगला वाला है बाइनरी फिजन, ये भी एसेक्सुअल है। बाइनरी फिजन, इसको हिंदी में कहते हैं द्विविभाजन। एक ही बॉडी के ऑर्गेनिज्म के बॉडी का हाफ हाफ या ऐसे कैसे दो विभाजन हो जाता है। अब चूंकि ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, इन सभी में जो रिप्रोडक्शन होता है ये सेक्सुअल, उसको बाइनरी फिजन कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, अमीबा मान लीजिए ऐसे ऐसे है, कोई आकार तो इसका फिक्स होता नहीं है। ये अमीबा फेवरेबल कंडीशंस में थोड़ा सा बीच में से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है और इसका न्यूक्लियर पोर्शन भी कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। धीरे धीरे ये छोटे छोटे दो अमीबुली बना लेते हैं, ये बाइनरी फिजन है। बैक्टीरिया में बता दूं, बैक्टीरिया में तो बाइनरी फिजन से ही रिप्रोडक्शन होता है। आप लोगों को बता दूं कि एक बैक्टीरिया आफ्टर ईच 20 मिनट, हर 20 मिनट के बाद 1 से 2 बन जाते हैं, उसके बीच में फिर 2 से 4 बन जाएंगे, फिर 4 से 8 बन जाएंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 24 आवर्स में, 24 घंटे में एक सिंगल बैक्टीरियल सेल से कितने बैक्टीरिया बन सकते हैं? आप जरा अपने यहाँ कैलकुलेशन करके देखना, इनॉर्मस, आप गिनती नहीं कर सकते हैं कि वो बैक्टीरिया कितने होंगे। एक सिंगल बैक्टीरिया से 24 घंटे में कितने बैक्टीरिया बनेंगे, जबकि हर बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया आफ्टर 20 मिनट्स, नॉट सेकेंड, 20 मिनट्स में डिवाइड होकर 1 से 2 बन जाता है। चलिए, ये तो हो गया बाइनरी फिजन, जो अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया इनमें होता है। अगला वाला आता है जू स्पोर। अगला आता है जू स्पोर। जू स्पोर कई सारी एल्गी में और फंजाई में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जू स्पोर के ही माध्यम से ही होता है। उसके बाद एक और तरीका आता है रिप्रोडक्शन का, उसमें कोनिडिया बनते हैं, CONIDIA, कोनिडिया बनते हैं। अब ये कोनिडिया क्या है? कोनिडिया एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जो आमतौर से एक फंगस पेनिसिलियम में, PENICILLIUM, पेनिसिलियम एक फंगस है। पेनिसिलियम में जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, वो कोनिडिया के माध्यम से ही होता है। कोनिडिया एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनते हैं। इसके बाद अगला वाला है तरीका फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़े। मैं आपको बताऊं, नदियों में, तालाबों में आप लोगों ने कई तरह की काई बहते हुए देखी होगी, चिकनी चिकनी होती है, फिलामेंटस। उसको पॉन्ड सिल्क भी कहते हैं या स्पाइरोगायरा भी कहते हैं। क्लास 11th में आप लोग एल्गी में स्पाइरोगायरा के बारे में पढ़े होंगे। वो स्पाइरोगायरा में जो रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन से ही होता है। फिलामेंट्स के छोटे छोटे टुकड़े टूट टूट कर पूरा नए नए फिलामेंट्स बना लेते हैं। तो कह सकते हैं ये भी एक एल्गी है, एल्गी। इस एल्गी में स्पाइरोगायरा में खास तौर से फ्रेगमेंटेशन से ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब
जेम्यूल्स का बता दें अगला, एक और तरीका है जेम्यूल्स फॉर्मेशन। आपने 11th क्लास में, प्रीवियस क्लास में पॉरीफेरा का पढ़े होंगे, इसमें स्पॉन्जेज आते हैं। स्पॉन्जेज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेम्यूल्स फॉर्मेशन से ही होता है। हालांकि इसमें रीजनरेशन भी होता है। रीजनरेशन, स्पॉन्जेज में रीजनरेशन तो बहुत ही प्रमुख है, लेकिन जेम्यूल्स से भी बहुत सारे स्पॉन्जेज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब जेम्यूल्स के बाद आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपगेशन भी कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और प्रोपगेशन। अब देखें ये क्या है। आमतौर से हम लोग प्रोपगेशन शब्द का ही यूज करते हैं। देखिए आप लोग देखे होंगे, जो लोग खेती से जुड़े हैं, थोड़ा खेती के बारे में जानते हैं, हम लोग आलू उगाते हैं, पुदीना उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं, लहसुन है, प्याज है, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव ही होता है। किसान लोग क्या करते हैं, अदरक है खेत में उसी बो देते हैं, आलू है वो बो देते हैं, प्याज है वो बो देते हैं, लहसुन है वो बो देते हैं। उसके बाद बहुत सारी घासें हैं, पुदीना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें रिप्रोडक्शन उनकी बॉडी के ही किसी पार्ट से, ख़ास तौर से मैं स्टेम की बात कर रहा हूँ, स्टेम से होता है। आलू में देखिए, आलू को स्टेम माना जाता है, ट्यूबर है, स्टेम माना जाता है। उसमें छोटी छोटी आँखें होती हैं, ये हम नोट्स भी कहते हैं। अदरक में देख लीजिए, इनमें इन सभी चीज़ों, या आप रनर, शक्कर, घासें, पुदीना, जितनी चीज़ें हैं वहाँ सब नोट्स पाए जाते हैं। वो नोट्स क्या है, वहाँ से नई नई कलिकाएँ निकलती हैं, नए नए पौधे निकलते हैं, फिर इंडिपेंडेंटली हो जाते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, रनर, शक्कर, ऑफसेट, ट्यूबर, ये रनर, शक्कर, ऑफसेट, ट्यूबर, और उसके बाद बल्ब भी है। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, बल्ब, रनर घासों के लिए, शक्कर पुदीना वगैरह, ऑफसेट जलकुंभी वगैरह जो होती है, ट्यूबर आलू वगैरह, बल्ब प्याज लहसुन, इन सभी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही होता है। इनको वेजिटेटिव आप गन्ना का देख लीजिए, किसान गन्ने को काट काट के जो उसकी गांठें होती हैं, जहाँ नोट्स होती हैं, वहीं से बड्स निकलती हैं, उन्हीं से जर्मिनेट होकर फिर पौधे बन जाते हैं। तो गन्ने में भी होता है। इन सब में स्टेम से ही नई नई ब्रांचें निकल के नए नए पौधे बनते हैं। पत्ती से भी होता है। आपने ब्रायोफिल्म की पत्ती देखी होगी, ब्रायोफिल्म को आम भाषा में अजूबा कहते हैं, अजूबे की पत्ती। ये एक तरह का डेकोरेटिव प्लांट है, घर में लोग लगाते हैं, गमले में लगा लेते हैं। मोटी मोटी पत्तियां इसकी होती हैं। जब पत्तियां इनकी थोड़ी पुरानी हो जाएं और पीली होकर गिर जाएं, तो उन्हीं पत्तियों के कोनों में से नए नए पौधे निकलते हैं, रूट्स निकलती हैं, लिप्स निकलती हैं, और सारे के सारे नए नए पौधे बना लेते हैं। आपने चीज़ देखी होगी जलकुंभी के बारे में। बरसात के समय में पॉन्ड्स में, गढ़हियों में, तालाबों में, जहाँ पानी स्टेगनेंट रहता है, स्थिर पानी रहता है, उस पानी में जलकुंभी जब प्रोपगेट करती है, फैलती है, तो बहुत तेज़ी से पूरे तालाब को ही ढक लेती है। पूरे गढ़ही के पानी में, पूरे उस रुके हुए पानी में जलकुंभी ही जलकुंभी फैल जाती है। वाटर की सारी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेती है। पानी के अंदर मछलियाँ या जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं मर जाते हैं। ये बहुत तेज़ी से फैलती है।
इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, जलकुंभी को टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। या इसके लिए स्कोरेज ऑफ वाटर बॉडीज, स्कोरेज ऑफ वाटर बॉडीज, पूरी वाटर बॉडीज को ढक लेती हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं ये सब के सब बडिंग, फिर से रिवाइज कर देना, बडिंग, बाइनरी फिजन, जू स्पोर फार्मेशन, कोनिडिया फार्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, जेम्यूल फार्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये सारे तरीके एसेक्सुअल के हैं। एसेक्सुअल मेथड से इनमें रिप्रोडक्शन होता है। अब देखिए मैं थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता हूँ, इसको थोड़ा इरेज कर मिटा देता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी जैसे मैंने बताया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स में 2 ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है। पेरेंट्स मेल एंड फीमेल 2 ऑर्गेनिज्म की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आवश्यकता होती है। मतलब जो पेरेंट्स, इनमें मेल एंड फीमेल, ये दोनों एक ही स्पेसीज के ऑर्गेनिज्म में मेल एंड फीमेल दोनों ही होने चाहिए। अब ये जो मेल और फीमेल होते हैं, चाहे वो पौधे हों या कोई एनिमल्स हों या ह्यूमन बीइंग हों, इनके जो शरीर की ग्रोथ होती है वो अलग अलग टाइम पीरियड होता है। शुरू में जो ग्रोथ होती है उसको जुवेनाइल पीरियड, फिर रिप्रोडक्टिव जुवेनाइल फेज कह सकते हैं, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, और उसके बाद हाँ चलिए 2 बताता हूँ आपको। जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। जुवेनाइल फेज में बॉडी की ग्रोथ होती है कुछ समय तक, फॉर सम पीरियड बॉडी की ग्रोथ होती है, इसलिए इसको वेजिटेटिव फेज भी कह सकते हैं। वेजिटेटिव फेज भी कह सकते हैं। जैसे अगर ह्यूमन बीइंग में देखें तो लगभग 9, 10, 11 साल तक बॉडी की ग्रोथ होती रहती है बच्चों की, उसको जुवेनाइल फेज या रिप्रोडक्टिव फेज कहा जाता है। बॉडी की ग्रोथ होती है, लेकिन इस ग्रोथ के बाद जब रिप्रोडक्टिव फेज आती है तो बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं। उन हार्मोन्स की वजह से बॉडी में बहुत सारे चेंजेज आते हैं। पौधों में, फ्लावरिंग प्लांट्स में फूल बनने शुरू होते हैं, तो वो जो फेज है वो रिप्रोडक्टिव फेज कहलाती है। उसमें बहुत सारे हार्मोन्स का रिएक्शन होता है और उन हार्मोन्स की वजह से वो चेंजेज होते रहते हैं। अब मैं थोड़ा सा आप लोग बता दूं, देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे मैं बम्बू या बांस आप लोग सब जानते हैं, बम्बू जिसे कहते हैं। बांस में जो वेजिटेटिव फेज होती है वो लगभग 50 से 100 साल तक, 100 ईयर्स, लगभग बांस में, बम्बू में 50 से 100 साल के बाद जाके फ्लावरिंग होती है, फूल निकलते हैं। देखिए कितना लंबा पीरियड है ये। और एक और पौधा है जिसका नाम नील कुरंजी, एक और पौधा है नील कुरंजी। इसमें लगभग 12 वर्ष के बाद
एक बार फूल निकलता है। ये जो अपने देश के साउथ इंडियन कुछ स्टेट्स हैं, केरला वगैरह, कर्नाटक वगैरह है, आंध्रा वगैरह, इनमें ये पौधे पाए। नीलकुरंजी में 12 साल के बाद फ्लावरिंग होती है एक बार। 2006 में इनमें फ्लावरिंग हुई थी। तो इनका जो जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज है वो देखिए कितना लंबा है। अब इसके बाद ये रिप्रोडक्टिव फेज आती है। पौधों में तो इसको फ्लावरिंग भी कहते हैं, फ्लावरिंग पीरियड, क्योंकि इस समय इनमें फूल लगने लग जाते हैं। ये फ्लावरिंग पीरियड या रिप्रोडक्टिव फेज भी कहलाता है। यही है रिप्रोडक्टिव फेज जिसको फ्लावरिंग पीरियड कहते हैं। पौधों में, फ्लावरिंग प्लांट में इसको फ्लावरिंग पीरियड कहते हैं। और अगर एनिमल्स की बात करें तो उसको एडोलेसेंस कहते हैं, जिसको युवावस्था कहा जाता है। अब इस पीरियड में जुवेनाइल फेज के बाद रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, एनिमल्स में खास तौर से, प्लांट्स में भी बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं। वो हार्मोन्स बॉडी की मॉर्फोलॉजी और बॉडी की फिजियोलॉजी दोनों पर ही इफ़ेक्ट डालते हैं। मतलब शरीर की बनावट और शरीर की कार्य करने के अंदर के सारी चीज़ें, इन सभी पर हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले तो लेंगे, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो फ्लावरिंग पीरियड, एनिमल्स की बात करें तो खास तौर से मनुष्यों में एडोलेसेंस कहते हैं, एडोलेसेंस कहते हैं, युवावस्था कहते हैं। अब इसमें मैंने बताया अभी कि बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। इस समय में बहुत सारे ऐसे नॉन प्राइमेट्स हैं, जैसे शीप, डॉग्स, लायन, डियर, ये जितने भी जानवर हैं, इन सबों में एक पीरियड होता है जिसको बोलते हैं ओएस्ट्रस साइकिल। इनके रिप्रोडक्शन का ये सीजनल पीरियड है। इनमें जो रिप्रोडक्टिव फेज में इनमें जो एग फार्मेशन, स्पर्म फार्मेशन होना है वो सीजनल होता है, सीजन की वजह से सीजनल होता है वो। मैंने जो नॉन प्राइमेट्स हैं, लेकिन जो प्राइमेट्स हैं, प्राइमेट्स में ये चीज़, ये सिग्नल, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये सीजनल नहीं होती है। अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में समझने के लिए उसको 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी के लिए 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन एक ऐसी स्टेज है जिससे नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो बीच में आ गया फर्टिलाइजेशन। इसके पहले जो पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसको हम लोग 3 भागों में, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, 2 चीज़ें, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस और गैमीट्स ट्रांसफ़र। ये 2 चीज़ें प्री फर्टिलाइजेशन में होती हैं। अब गैमेटोजेनेसिस क्या है? गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमिट्स का बनना, गैमिट्स का फॉर्मेशन, ये गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। और गैमिट्स ट्रांसफ़र, वो गैमिट्स का मेल से फीमेल पार्ट तक जाना, ये गैमिट्स ट्रांसफ़र कहलाता है। अब आप ये भी जानते हैं कि जो गैमिट्स बनते हैं, ये गैमिट्स बॉडी की स्पेशल सेल में, अगर हम प्लांट की बात करें तो फूलों में, एनिमल्स की बात करें तो उनके सेक्स ऑर्गन्स में, ये जो गैमेट्स बनते हैं
वो गैमेट्स या तो दोनों बिल्कुल सेम होते हैं या दोनों फिर अलग अलग होते हैं। अगर सेम होते हैं तो उनको आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स भी कहते हैं, और होमोगैमेट्स ऐसा खास तौर से एल्गी में होता है। ऐसा मैक्सिमम एल्गी में होता है जहाँ दोनों ही गैमेट्स बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं, उनको आइसोगैमेट्स कहा जाता है। और नहीं तो सभी दूसरे में जितने सभी में जो गैमेट्स बनते हैं वो हेट्रोगैमेट्स बनते हैं। हेट्रोगैमेट्स मतलब मेल गैमेट की साइज शेप अलग, फीमेल गैमेट की शाइप और सेज अलग। अब जो गैमेटोजेनेसिस है, इस गैमेटोजेनेसिस में गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है एक मदर सेल से होता है। जिस सेल से गैमेट्स बनते हैं उसको मदर सेल कहते हैं या मायोसाइट्स भी कहते हैं। मायोसाइट्स आर मदर सेल। मायोसाइट्स या मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन में जो मदर सेल से जो दूसरी सेल्स बनती हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाते हैं, आधे रह जाते हैं। मतलब जैसे हम लोगों में हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो मियोसिस के बाद जो सेल्स बनेंगी, जो गैमेट्स बनेंगे वो 23, हर गैमेट्स में इनकी संख्या, क्रोमोसोम्स की संख्या 23 रह जाएगी। इसको हम लोग हैप्लॉइड कहते हैं। ये जो गैमेट्स बनेंगे इनमें संख्या आदि, इसको हैप्लॉइड कहते हैं, और कंप्लीट संख्या को डिप्लॉइड कहते हैं। डिप्लॉइड कहते हैं। तो जो छोटे प्लांट्स हैं, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, ये जो प्लांट्स हैं ये तो प्लांट ही हैप्लॉइड होते हैं, पूरी प्लांट बॉडी ही हैप्लॉइड होती है। तो उनमें एक बीच में स्टेज आती है जहाँ फर्टिलाइजेशन में दोनों मिल जाते हैं, बाद में फिर वो हैप्लॉइड बन जाते हैं। तो लेकिन बड़े बड़े जो फ्लावरिंग प्लांट हैं, जो वेल डेवलप्ड एनिमल्स हैं, इसमें पूरी बॉडी डिप्लॉइड होती है। जब उनमें गैमेट्स बनते हैं तो हैप्लॉइड बनते हैं, मतलब गुणसूत्रों की, क्रोमोसोम्स की संख्या उनमें आधी रह जाती है। अब देखिए प्लांट्स में कैसे क्या होता है। पौधों में अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो ख़ास तौर से मैं यहाँ थोड़ा सा पौधों की बात करता हूँ। प्लांट्स में जब फ्लावर बनते हैं तो कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल फ्लावर एक ही पौधे पर होते हैं। मेल एंड फीमेल, ये दोनों तरह के फ्लावर या कह सकते हैं सेक्स ऑर्गन एक ही फूल पर, एक ही पौधे पर होते हैं। ऐसे पौधों को बाइसेक्सुअल कहते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं बाइसेक्सुअल, इसको आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। बाइसेक्सुअल हिंदी में द्विलिंगी कहते हैं। तो ये मेल और फीमेल फ्लावर अगर एक ही पौधे पर हो तो उन पौधों को बाइसेक्सुअल कहते हैं। एक और टर्म है मोनोइसियस। मोनोइसियस भी कहते हैं, या एनिमल्स के मामले में हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। तीन हैं, उभयलिंगी, द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल, मोनोसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट। ये 2-3 शब्द हैं, सभी का मतलब एक ही है, द्विलिंगी। अब देखिए जितने कुकुरबिट्स हैं, ककड़ी, खीरा, लौकी, इनमें मेल और फीमेल फ्लावर एक ही पौधे पर होते हैं। तो ये सब बाइसेक्सुअल हैं। आप अर्थवर्म का देखिए, लीच का देखिए,
टेपवर्म का देखिए, फ्लैटवर्म का देखिए, इनमें भी मेल फीमेल आर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, उनको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं। तो कुछ तो ऐसे होते हैं पौधे, कुछ पौधों में मेल पौधा ही अलग, फीमेल पौधा ही, मेल पौधे पर मेल फ्लावर, फीमेल पौधे पर फीमेल फ्लावर, उनको यूनिसेक्सुअल कहते हैं। अब मेल पौधे को स्टेमिनेट, मैं मेल के जैसे निशान बना दूं, इसको मेल समझा जाता है। मेल पौधे को स्टेमिनेट, जो फूल लगेंगे, स्टेमिनेट मतलब इस पर मेल फ्लावर ही लग रहे हैं, और फीमेल फ्लावर, फीमेल वाले पौधे को पिस्टिलेट, इनको पिस्टिलेट कहा जाता है, मतलब उस पर फीमेल फ्लावर ही लग रहे हैं। खास तौर से आप देखेंगे पपाया, पपीते में मेल पौधा अलग होता है, फीमेल प्लांट ही अलग होता है। अगर किसी कोई ऐसा पपीते का बगीचा लगाया हो जहाँ पपीते का बहुत सारे पौधे हों, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन पर फल नहीं लगते हैं, लेकिन उन पौधों को काट कर फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि मेल फ्लावर होते हैं। अगर वो नहीं रहेंगे तो दूसरे पौधों पर पपीते के फल लगेंगे ही नहीं। लेकिन यहाँ यूनिसेक्सुअल से मतलब है, तो ऐसे पौधों को हम लोग यूनिसेक्सुअल कहते हैं। एक लिंगी हिंदी में कहते हैं, एक लिंगी मतलब एक पौधे पर एक ही सेक्स का फूल लगा हुआ है, चाहे वो मेल हो पौधा, चाहे फीमेल हो, एक ही तरह का है। अब देखिए, ये पौधों का या एनिमल्स का, बड़े बड़े अगर आप जाएंगे जो वेल डेवलप्ड एनिमल्स हैं, फ्लावर्स हैं, आमतौर से मोस्टली सब के सब यूनिसेक्सुअल ही होते हैं, वेल डेवलप्ड। हम लोगों में देख लीजिए, जानवरों में देख लीजिए, चाहे कोई जंगली हो या ह्यूमन बीइंग खुद, ये सब के सब यूनिसेक्सुअल ही कहलाते हैं। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं फट यहाँ तक। अच्छा, थोड़ा चीज़ें और कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दूँ। इनमें जो भी गैमेट्स बनते हैं, चाहे वो पौधा बाइसेक्सुअल हो, चाहे वो पौधा यूनिसेक्सुअल हो, इसमें जो भी गैमेट्स बनेंगे, मेल गैमेट्स भी बनेंगे, फीमेल गैमेट्स भी बनेंगे। मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स। अब मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स बनते हैं। अगर अलग अलग पौधे हैं तो मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स तक पहुंचेंगे कैसे? हम लोग पौधों में एक वर्ड यूज़ करते हैं पॉलिनेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है परागण। पॉलिनेशन को हिंदी में परागण कहा जाता है। मेल गैमेट्स का फ्लावर से फीमेल गैमेट्स, फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचना। स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर, यहां तक पहुंचना, इसको पॉलिनेशन कहा जाता है। इसको पॉलिनेशन कहा जाता है। मेल फ्लावर से, गैमेट्स से। अब हम अगर पौधों की बात करेंगे तो पॉलन ग्रैन की बात करेंगे। पौधों में पॉलन ग्रैन्स बनते हैं जिनको हम लोग मेल गैमेट कहते हैं। तो पॉलन ग्रैन्स का मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचना, इसके लिए इसके लिए हम लोग एक वर्ड टर्म यूज़ करते हैं, इसको पॉलिनेशन कहा जाता है। अब पॉलिनेशन कई तरह से, जैसे जल में पौधे हैं, उनके लिए मीडियम क्या है? वाटर है। कुछ पौधों में एयर से पॉलिनेशन होता है, आप लोग शायद पढ़े भी होंगे, एयर से होता है, जैसे मक्की वगैरह में, गेहूँ वगैरह में। कुछ में तो एनिमल से होता है, जितने भंवरे हैं, तितलियां हैं, मधुमक्खियां हैं, सब उड़ती रहती हैं, एक फूल से दूसरे फूल पर जाती रहती हैं, तो इनका ट्रांसफ़र होता रहता है, गैमेट्स का ट्रांसफ़र होता रहता है। तो गैमेट्स के ट्रांसफ़र के लिए अलग अलग मीडियम हैं, अलग अलग तरीके हैं। इसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। वो शायद आप लोग विस्तार से शायद 11 में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर ये गैमेट्स का ट्रांसफ़र हो गया, वो फीमेल
गैमिट्स, मेल गैमिट्स जो है स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद जो फर्टिलाइजेशन की स्टेज है वो यहाँ फर्टिलाइजेशन में आएगी। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं इसके बारे में, इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं। हाँ, अब देखिए फर्टिलाइजेशन में मैंने अभी बताया एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर ज़रूरी है। वाटर के माध्यम से ही मेल गैमिट्स फीमेल गैमिट्स तक पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग ऊपर आएंगे, टेरिडोफाइटा के ऊपर आएंगे, तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये प्लांट बहुत बड़े बड़े होते हैं। इनमें एयर या दूसरे बहुत सारे मीडियम जो अभी मैंने पॉलिनेशन के बारे में बताया है, उनमें पॉलिनेशन ऐसे होता है। अब जब मेल गैमिट्स फीमेल गैमिट्स से मिलता है तो उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये मान लीजिए मेल गैमिट है, ये फीमेल गैमिट है, इसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ये दोनों ये गैमिट्स हैं, ये गैमिट्स हैं, मेल गैमिट और ये फीमेल गैमिट है, ये फीमेल गैमिट है। मेल गैमिट्स को हम लोग अगर एनिमल्स के सेंस में लें तो स्पर्म भी कहते हैं और इसको ओवम या एग कहते हैं, एग कहते हैं। जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों मिलते हैं तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं या सिनगैमी भी कहते हैं। आमतौर से सिनगैमी शब्द का यूज़ प्लांट के लिए किया जाता है। फर्टिलाइजेशन तो जनरल वर्ड है सभी के लिए, लेकिन सिनगैमी का यूज़ जो है वो प्लांट्स के लिए ही किया जाता है। सिनगैमी के बाद इन दोनों गैमिट्स के मिलने से जो चीज़ बनती है उसको जाइगोट कहते हैं, उसको जाइगोट कहते हैं। सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन के बाद जो चीज़ बनती है उसको जाइगोट कहते हैं। अब जाइगोट से ही एक नए जीव का निर्माण शुरू होता है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है, बिना सिनगैमी के भी, बिना फर्टिलाइजेशन के भी बहुत सारे जीवों का निर्माण होता है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, एक शब्द है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या है? बिना फर्टिलाइजेशन के ऑर्गेनिज्म का निर्माण। आप लोगों ने सुने होंगे, आप लोग हनी बी में 3 तरह की डिफरेंट टाइप की मधुमक्खियाँ होती हैं, नर मक्खी, मादा मक्खी और श्रमिक, इनको लेबर कहते हैं। श्रमिक जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनमें वो सीधे ही एग से या ओवम से सीधे ही उनका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, पार्थेनोजेनेसिस होती है। हनी बी के जो श्रमिक वाली जो मधुमक्खियाँ होती हैं। बहुत सारी लिजार्ड ऐसी हैं जिनमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही वो एक ऑर्गेनिज्म बन जाती हैं। और उसके बाद बर्ड्स में देखिए, बर्ड्स में जैसे लिजार्ड में भी है कुछ स्पेशल टाइप की, और बर्ड्स में भी, सभी बर्ड्स में नहीं, खास तौर से टर्की जो चिड़िया है, इनमें पार्थेनोजेनेसिस से ही उस जीव का निर्माण होता है। लेकिन हम लोग एक एक्सेप्शनल है, इसको हम लोग लेके नहीं चलेंगे, एक एक्सेप्शन के रूप में है। हम लोग फर्टिलाइजेशन का पढ़ रहे हैं तो हम लोग उसी को लेके चलेंगे, फर्टिलाइजेशन का। ये मैंने इसलिए आप लोगों को बता दिया हूँ कि ऐसा ना समझे कि नहीं सिर्फ फर्टिलाइजेशन से ही होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के भी हो जाता है जीवों का निर्माण, जिसको हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा और आप लोगों को बता दूं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है। जैसे जो भी, थोड़ा सा इसको मिटा दूं, जो भी फिशेज हैं एक्वेटिक,
एम्फीबियंस हैं, फ्रॉग वगैरह, फ्रॉग्स, ये सब वाटर में रहते हैं। फिशेज, फ्रॉग्स ये वाटर में रहते हैं। इनके रिप्रोडक्शन के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। तो इनमें बहुत सारे स्पर्म्स बनते हैं, करोड़ों की संख्या में स्पर्म्स बनते हैं, करोड़ों की संख्या में एग्स बनती हैं, पानी में छोड़ देते हैं, उसमें बहुत सारे नष्ट हो जाते हैं, उनकी वल्नरेबिलिटी बड़ी कम हो जाती है। वातावरण में चेंज हो या पानी के साथ बह जाए, पता नहीं क्या हो, जीव बने भी तो कोई दूसरे जीव ही खा जाए, बहुत सारे प्रेडेटर होते हैं, तो उनकी नष्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनका फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और इससे आगे बढ़ें, रेप्टाइल्स में इंटरनल, मतलब इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फिर से कर दूं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में, इन सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब किसी भी तरीके से स्पर्म्स अंडे तक पहुंच जाएं। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है तो ख़ास तौर से इन दोनों में, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में, ये दोनों एक लेइंग हैं, ये अंडे देने वाली हैं। ये फर्टिलाइजेशन के बाद एग लेज कर देते हैं। उन एग्स के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की एक सेल होती है जो काफ़ी प्रोटेक्टिव होती है, उसके अंदर योक होता है जो उनके भोजन के काम आता है। वो अंडे देते हैं, फिर अंडे से डेवलप होकर बाद में जीव निकल जाते हैं अंडे से बाहर, तो उसको फिर हम लोग ओविपेरस कहते हैं। ओविपेरस कहते हैं, अंडज, इनको हिंदी में अंडज कहा जाता है, अंडे देने वाले अंडज। तो रेप्टाइल्स और बर्ड्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो होता है, लेकिन ये दोनों ही ओविपेरस हैं, अंडे देने वाले हैं। मैमल्स में थोड़ा अलग है, मैमल्स में भी इंटर फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन इनकी बेबीज़ होती हैं, इनके बेबी होते हैं, यंग वंस होते हैं जो वेल डेवलप्ड होते हैं, पैदा होते हैं। तो इनमें, इनको हम लोग विविपेरस कहते हैं। बच्चे देने वाले, इनको विविपेरस कहते हैं। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसके पोस्ट फर्टिलाइजेशन का थोड़ा सा बता दूं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, इसको मिटा दूं, मैं इसको इधर लिख देता हूं, थोड़ा सा बहुत दूर हो जा रहा है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। अब देखिए, फर्टिलाइजेशन के बाद जो दोनों गैमेट्स मिलके एक सेल बनाते हैं, इसको जाइगोट कहते हैं। अब इस सेल में डिवीजन होता है, अंदर से बाहर नहीं, ऐसे 2 सेल बन गई, फिर डिवीजन हुआ 4 सेल बन गई, फिर डिवीजन हुआ 8 सेल बन गई, फिर बीच में ऐसे डिवीजन हुआ 16 सेल बन गई। तो ऐसे ऐसे इनमें माइटोटिक डिवीजन होता रहता है। सेल के अंदर कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होता रहता है। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती रहती हैं। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती रहती है जाइगोट के अंदर। अब जाइगोट से एम्ब्रियो बनने में, खास तौर से मैं एनिमल्स की बात कर रहा हूं, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने में बहुत सारी स्टेजेज आती हैं। मारूला,
ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला, ये अलग अलग स्टेजेज हैं, ये बनती रहती हैं। सेल डिवीजन के साथ साथ सेल डिफरेंशिएशन भी होता रहता है। सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन के साथ साथ, ये सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन के साथ साथ सेल डिफरेंशिएशन भी होता रहता है। जैसे जैसे सेल्स की संख्या जाइगोट के अंदर बढ़ती जाती है, सेल्स अपने ग्रुप में एक एक ग्रुप बना के स्पेशल आर्गन बनाने के लिए स्पेशलाइज हो जाती हैं। तो सेल का स्पेशलाइज हो जाना, वो एक अलग आर्गन बनाएं, ये सेल डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, सेल डिवीजन फॉलोड बाय सेल डिफरेंशिएशन। अब इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं। फिर एम्ब्रियो से वो डेवलपमेंट होता है किसी बच्चे का। अगर हम लोग फ्लावर की बात करें तो फ्लावर्स में फर्टिलाइजेशन के बाद जब मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है तो फीमेल फ्लावर के अंदर जो ओवरी होती है, ओवरी फल बनाती है। उसकी जो आउटर कवरिंग है एपिकार्प वगैरह, उसकी आउटर कवरिंग बनाते हैं फल की, एपिकार्प बनता है, ओवरी फल बनाती है। ओव्यूल जो होते हैं वो सीड्स बनाते हैं, और जो ओवम सेल होती है वो एम्ब्रियो बनाती है। ठीक है, उसके बाद तो सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, जो एक्सेसरी हैं फ्लावर में, वो बहुत सारे में गिर जाते हैं, बहुत सारे में अटैच रहते हैं फलों के साथ। वो एक अलग लेसन है जहाँ आप लोगों को विस्तार से कहीं पढ़ाया जाएगा। इस चैप्टर में आप लोगों को इतना ही है। और एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ, इस चैप्टर को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आगे के जो भी लेसन आएंगे सब इससे ही इंटर रिलेटेड हैं। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना, जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद आप लोग चाहें तो स्पर्म्स वगैरह का फिगर भी बना सकते हैं। एक का फिगर बिल्कुल सिंपल, कुछ है नहीं उसमें, वो फिगर बना सकते हैं। आगे फ्लावरिंग प्लांट का है, उसको मैं डिटेल में फिगर बना के समझाऊंगा आप लोगों को काफ़ी डिटेल में। लेकिन ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, अगर आप लोगों को आगे फ्यूचर में और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने हैं, पढ़ाई के लिए अच्छी चीज़ें चाहिए, तो आप लोग इसको देखो, लाइक करिए, शेयर करिए, और अच्छा लगे तो आप लोग इसको सब्सक्राइब भी करिए। आप लोग करेंगे तो मुझे इनकरेजमेंट मिलेगा अगला वीडियो और अच्छा बनाने के लिए। थैंक यू एवरीबॉडी।